साथियों नमस्कार। साथियों आज बात करेंगे जो आंदोलन के बारे में आप लोग देख रहे थे और आपने देखा कि यूरोप में किस प्रकार से क्रांतियां हुई और यूरोप के बाद में आपने भारत में देखा कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आज हम समझेंगे एक अभिन्न अंग के बारे में जो कि यूँ समझिए कि अधूरा रह गया था। जब क्रांतियाँ होती हैं तो जाहिर सी बात है समाज में परिवर्तन होता है और समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ उनके आर्थिक बदलाव होते हैं, उनके सामाजिक रहन सहन में बदलाव होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो भूमंडलीकृत हुआ, जो प्राचीन देश था हमारा, जिसमें किस प्रकार के संबंध थे वो हम जानेंगे कि उस समय आर्थिक मनोदशा क्या थी यूरोप की और हमारे भारत की। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों कंसंट्रेट बनाए रहिएगा क्योंकि बात हम करेंगे वैश्वीकरण की। साथियों वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है, अगर बात करें वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान, यूँ समझिए कि अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है तो व्यापार होने के साथ साथ उनमें जो बदलाव आएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक स्थान से अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक स्थान की वस्तुएं दूसरे स्थान पर जाएंगी तो वो वस्तुएं उस देश की परंपरा को इंडिकेट कर रही होंगी, वो वस्तुएं उस देश की संस्कृति को इंडिकेट कर रही होंगी, वो वस्तुएं उस देश की आर्थिक मनोदशा को इंडिकेट कर रही होंगी। ये सारे परिवर्तन हो रहे होंगे। साथियों वैश्वीकरण यही बताता है कि पूरे देश, पूरे विश्व में किस प्रकार से देश एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों हम देखते हैं कि जब प्राचीन समाज में, प्राचीन देश में जाएं, प्राचीन भारत में जाएं या प्राचीन विश्व में जाएं तो हम पाएंगे कि लोग यात्रा के माध्यम से एक दूसरे देश को जाया करते थे, कहीं यात्रा के माध्यम से और किसी देश में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। जैसे हमारा देश प्राचीन काल में आध्यात्मिक रहा है तो आध्यात्म पाने के लिए लोग चाइना से हमारे देश आया करते थे, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आया करते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों को यात्रा के माध्यम से कुछ पुजारी आते थे और कुछ काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे देश ले जाए जाते थे। तो इस प्रकार से जो उनकी वो जब देश आए, जैसे यात्रा के माध्यम से आप एक उदाहरण लें, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका गया होगा तो यात्रा के दौरान वो कुछ ऐसी वस्तुएं ले गया होगा जो कि यात्रा में काम आए और कुछ ऐसी वस्तुएं ले गया होगा जो कि वहाँ रहेगा, अगर उस देश में रहेगा तो वहाँ अपने जो है खाद्य सामग्री के बारे में बताएगा कि मैं क्या लाया था और कुछ ऐसे बीज ले जाएगा कि वहाँ उगा करके वो खा सके। साथियों हम देखते हैं कि जो बहुत सारी अधिकांश वस्तुएं अमेरिका मूल से आईं, जैसे कि अगर हम मान लें कुछ वस्तुएं ऐसी रहीं जो कि जैसे आप मान के चलें, कुछ वस्तुएं जैसे हम बात करें पास्ता की बात करें, इटली, जो कि इटली एक रहा, इटली देश जहां पास्ता और कई चीज़ें जैसे कि अरब देश रहा, तो इसमें कुछ वस्तुएं हैं और तो उन वस्तुओं के बारे में, उन वस्तुओं से जो बदलाव आए खाद्य सामग्री के बारे में और कुछ मार्ग खोजे गए। जबकि जाहिर सी बात है एक स्थान से दूसरे स्थान अगर व्यापार किया जाएगा, मान लो एक देश से, जैसे मान लीजिए भारत है और भारत से व्यापार करना है, ये भारत है और भारत का ये हिंद महासागर है, अगर हिंद महासागर से अमेरिका व्यापार करना है तो एक मार्ग खोजा जाएगा। उस पीरियड में नौ सेना जो है बहुत अग्रणी थी। तो हम देखते हैं कि समुद्री यात्रा एक अहम जो है खोज हुई और समुद्री यात्रा से पहले जब कुछ ऐसे मार्ग थे जिन मार्गों पर व्यापार का एक बहुत बड़ा साधन था। जब जाहिर सी बात है एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार किया जाता है
तो एक ऐसा रास्ता ढूंढा जाता है जो कि छोटा भी पड़े, आवागमन के साधन की सुविधा भी रहे और वस्तुएं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। तो इस प्रकार के मार्ग भी बहुत डिपेंड करते हैं देश को, एक देश को दूसरे देश को जोड़ने के लिए। साथियों, अगर हम बात करें उस समय कुछ यात्रा के दौरान जैसे कुछ चीज़ें, जैसे आप पैसे की बात कर लीजिए, आप मूल्य मान्यताओं की बात कर लीजिए, आप हुनर की बात कर लीजिए, हुनर के सिलसिले में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे, और आविष्कार के बात कर लीजिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए, और यहाँ तक कि बताया गया कि उस दौरान लोग ऐसी बीमारियों को भी साथ ले गए। बीमारियाँ क्या, अगर हम बात करें, जैसे कि अमेरिका की बात कर लें, तो अमेरिका और यूरोप, जब यूरोप से जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका गया, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे बीमारियों की बात करें तो यूरोप से एक बीमारी चेचक जब अमेरिका गई, तो अमेरिका के लोग उस बीमारी से, उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत नहीं थी, जबकि यूरोप एक ऐसी कंट्री थी, भीड़ भाड़ वाला इलाका, और मतलब वहाँ पर उनके शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज़ बन चुके थे जो कि प्रतिरोधक क्षमता, उनको चेचक को कंट्रोल करने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छे से विकसित हो गई थी। लेकिन जब अमेरिका के देश में, अमेरिकी देश में जब ये चेचक बीमारी फैली, तो उस समय वहाँ के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता इतनी विकसित नहीं थी कि वो चेचक को कंट्रोल कर पाए। और हम देखते हैं कि लाखों लोग मारे जाते हैं, और एक औपनिवेशिक जब अमेरिका से, यूरोप से लोग जाते हैं तो औपनिवेशिक बस्तियां बसा लेते हैं, और चेचक बीमारी ऐसी थी कि उससे वो लड़ते लड़ते वो विदेशियों से भी लड़ नहीं पाए। जाहिर सी बात है, जब अपनी ही स्थिति कमज़ोर हो तो हथियार तो एक ऐसा माध्यम होता है जो कि छीन करके, एक अगर दुश्मन वार कर रहा है मान लो हथियार से, तो वो मारेगा। अगर हम उसके हथियार को छीन करके, पलट करके मार दें तो हम बच जाएंगे, वो मर जाएगा। लेकिन ये बीमारी एक ऐसी चीज़ थी कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता थी ही नहीं कि चेचक को कंट्रोल किया जा सके। लाखों लोग मर गए बिना हथियार के, और वहाँ पर जो औपनिवेशिक लोग आए, जो विदेश से लोग आए, वो वहाँ पर उनकी जीत हुई, औपनिवेशिक बस्तियाँ बसा लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है ये 7वीं सदी की बात कर रहे हैं, उस समय की बात जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका गया था। तो उस दौरान जब एक दुनिया जुड़ती है एक देश से दूसरे देश पर, तो उस समय अगर प्राचीन विश्व की बात करें तो उस समय सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जिससे दुनिया बहुत ही आसानी से जुड़ी हुई थी, और सिल्क मार्ग बहुत प्रसिद्ध था। जैसे कि अगर बात करें, एक सिल्क मार्ग था जो कि एक पश्चिम में, इस मार्ग से क्या था कि पश्चिम को भेजा जाता था। एक सिल्क जो कि रेशम, आप लोग समझ रहे होंगे, तो रेशम को भेजा जाता था, और वो एक तरीके से आप यूँ कहें कि उस पीरियड में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहीं ना कहीं व्यापार के माध्यम से जुड़ी हुई थी यूरोप से। तो यूरोप से जुड़ने के साथ ही ये एक पश्चिम एशिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र उस समय हुआ करता था, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस प्रकार से सिल्क मार्ग जुड़े हुए थे। जैसे कि हम देखते हैं कि समुद्र से होकर के गुजरने वाले ये रास्ते, जो समुद्र से ये रास्ते गुजरते थे, एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में कई ऐसे देश थे जो कि एक दूसरे देशों से व्यापार होता रहता था, जिनको सिल्क जो रेशम था एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, तो इसलिए इसको सिल्क रूट कहते थे। क्या कहते थे? सिल्क रूट या फिर सिल्क मार्ग, जो कि व्यापार के माध्यम से बहुत ही फेमस थे। तो इस प्रकार से एशिया के विशाल क्षेत्रों में ये व्यापार चलते थे। अगर हम बात करें, इसी रास्ते से और भी कई व्यापार होते थे, जैसे कि
दक्षिण पूर्व भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले, कौन से व्यापार? कपड़े और कौन से व्यापार? मसाले, जो कि सिल्क रूट से ही भारत से जाते थे। और कहाँ जाता था? यूरोप। कहाँ जाता था? यूरोप जो है ये कपड़े और मसाले भारत से सप्लाई होते थे। तो किस मार्ग से सप्लाई होते थे? सिल्क रूट से, यानी कि सिल्क मार्ग से। और हम देखते हैं कि भारत से जो है मसाले और कपड़े सप्लाई होते थे, और वहाँ से जो यूरोप से भारत को कुछ वस्तुएं आती थी उसके बदले, जैसे सोना, चांदी। उस समय तो सोना चांदी ऐसी महंगी धातुएं जो कि एशिया यानी कि भारत में आती थी। तो इस प्रकार से उस पीरियड में अगर हम बात करें तो चीन और भारत जो है धनाढ्य देश बन गए थे, यानी कि सोने की चिड़िया, इसीलिए भारत को कहा जाता था उस समय। तो हम देखते हैं इसी रूट के माध्यम से जो है धीरे धीरे करके व्यापार के साथ साथ जो है कई चीज़ों का लाभ हुआ, जैसे कि भारत आए ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी विदेश से भारत आए, तो ईसाई मिशनरी उनको प्रचार करना था अपने धर्म का। तो ईसाई मिशनरी भी सिल्क रूट से आते हैं। किस रूट से? सिल्क रूट से आते हैं, सिल्क मार्ग से। ईसाई जो कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरी बहुत ही लोग सिल्क मार्ग से आते हैं, और बौद्ध धर्म भी इसी मार्ग से जो है एशिया से, वो पूरे एशिया, भारत से, जो कि भारत में जन्म हुआ एशिया बौद्ध धर्म का, और वो भारत से ले जा करके भारत से गया पूरे विश्व में, पूरी एशिया में जो है बौद्ध धर्म फैला। तो वो भी सिल्क मार्ग से ही मतलब गया था। तो उस पीरियड में सिल्क मार्ग का बहुत ही महत्व था। अगर हम देखें भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण के माध्यम से, तो ये सिल्क मार्ग बहुत डिपेंड थे, एक व्यापार के माध्यम से, एक मिशनरी के माध्यम से, एक वस्तु को यानी कि किसी भी चीज़ को अगर पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना है तो सिल्क मार्ग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और जो कि आप लोगों प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं कि बौद्ध धर्म आज भी पूरी एशिया में फैला है। तो उसका जो पहला प्रतीक हम यही कहेंगे कि सिल्क मार्ग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से सिल्क मार्ग कई दिशाओं में फैला हुआ था पूरे विश्व में। और अगर हम भोजन की बात करें कि भोजन किस माध्यम से वैश्वीकरण में जुड़ा हुआ था, तो जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो कि जब यात्री आते थे तो अपने साथ कुछ बीज लेकर के आते थे, जैसा कि हमने बताया, जैसे कि तुरंत तैयार हो जाने वाले। अगर नूडल्स की बात करें, जो चाइना में नूडल्स आया, और स्पैघेटी एक नाम होता है जो कि नूडल्स से ही जन्मा है। तो नूडल्स और स्पैघेटी, तो ये ऐसे खाद्य पदार्थ थे जो कि जल्दी तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी बड़ा योगदान रहा। जब एक देश से दूसरे देश आते हैं, जैसे कि जब बात करें कि जो स्पैघेटी है, जो कि इटली के 5वीं सदी में अगर बात करें तो यूरोप यात्री और अरब के लोग जो है पास्ता, सिसिली में, जो इटली का एक सिसिली इलाका है, कौन सा इलाका? सिसिली इलाका। सिसिली एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जहाँ पर 5वीं सदी में सबसे पहले यहाँ पर पास्ता नाम की चीज़ गई। तो पास्ता आया था हालांकि अरब से, सऊदी अरब ये था, सऊदी अरब में इसका जन्म हुआ पास्ता का। तो ये जो है सिसिली तक पहुंचा। ये खाद्य पदार्थ जो है पास्ता कहाँ? सिसिली पहुंचा सबसे पहले 5वीं सदी में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्पैघेटी नूडल्स जो कि चाइना से आते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये जापान में चले जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे यात्राओं के माध्यम से यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो अपने साथ वहाँ की परंपरा, संस्कृति, वहाँ के खाद्य पदार्थ भी ले जाया करते थे, जिससे प्रचार प्रसार हुआ। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो आज के 500 साल पहले
कुछ ऐसी चीज़ें आई जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो कि 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। और ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया तक तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है गलती से उस अज्ञात महाद्वीप जो कि अमेरिका बोलते हैं जिसे, वहाँ पहुँचा। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और जो कैरोबियन द्वीप समूह हैं जो कि अमेरिका में पड़ते हैं बीच में, तो ये कैरोबियन द्वीप समूह, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सब में ही ये मूल जो है मूल खाद्य पदार्थ वहाँ से जन्मे। तो ये कौन से खाद्य पदार्थ, ज़्यादातर खाद्य पदार्थ जो है अमेरिका से ही जन्मे। तो ये अमेरिकन इंडियन के पास आए थे। तो ये कौन कौन से हैं? आलू, सोया, मूंगफली। तो ये खाद्य पदार्थ हैं आलू, सोया, मूंगफली, कौन सा? मूंगफली, आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद। टमाटर, मिर्च, शकरकंद, शकरकंद और मक्का। आप देख भी रहे होंगे कि आज भी मक्का में मक्का जो है ऐसी चीज़ है जो कि यूएसए नंबर 1 पर है आज भी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी आज के 500 साल पहले। तो ये आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सारे खाद्य पदार्थ कहाँ से आए? अमेरिका से आए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आलू की बात करें तो ये एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि एक पूरे यूँ कहें पूरे देश को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें आलू के बारे में तो यूरोप में इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। आलू पर जब आलू आया यूरोप में तो बहुत सारे लोगों की जो खाद्य शैली थी या खाद्य पदार्थ थे उनमें परिवर्तन आ गया। वहाँ की औसत आयु जो है, उम्र बढ़ गई, खाद्य पदार्थ में बढ़ोतरी हुई पोषक तत्वों में। तो आलू बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। यहाँ तक कि अगर आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड एक ऐसा देश है जो कि आलू पर इतना ज़्यादा निर्भर रहा, आलू पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहा। अगर उस समय की बात करें, 1840 की बात करें, 1840 के दशक में, तो लगभग एक बार ऐसा हुआ 1840 के दशक में कि एक आलू की फसल जो है बर्बाद हो गई। किसी रोग के कारण आलू की फसल बर्बाद हो गई। तो हम देखते हैं कि आयरलैंड में लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। किसके कारण? भूखमरी के कारण। तो ये एक सोचने वाली बात है कि खाद्य पदार्थ जो है लोगों में किस प्रकार से लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। तो खाद्य पदार्थ भी वैश्वीकरण के लिए एक अहम मुद्दा था जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आपने देखा कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ जैसे कि नूडल्स जो कि चाइना से पश्चिमी देशों में पहुँचे, और हमने बात की स्पाघेत्ती जो कि नूडल्स से ही जन्म हुआ, ये भी पश्चिम देशों में पहुँचे। और हमने बात करी कि इटली के एक टापू जो इटली का सिसिली है, जो इटली का एक टापू सिसिली है, वहाँ पर एक खाद्य पदार्थ जो कि सबसे पहले पहुँचा, कौन सा? पास्ता। तो इस प्रकार से हमने देखा आलू, मक्का, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, मक्का, जो कि ये बहुत सारे आज के 500 साल पहले नहीं थे, लेकिन ये जो है हमारे पूर्वजों के पास आए, हमारे पूर्वजों के पास। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हमको दिखा। तो हम वैश्वीकरण में ये दो अहम मुद्दे थे, एक तो सिल्क मार्ग और दूसरा कौन सा? खाद्य पदार्थ। अगर बीमारी और व्यापार की बात करें तो हम पाएंगे 16वीं सदी की बात करते हैं। तो 16वीं सदी में लगभग एशिया के कई जहाज़ जो है एशिया से समुद्री रास्ते जाते हैं, समुद्री रास्ते, और वो अमेरिका तक पहुंचते हैं। तो अमेरिका का अगर मालदीव क्षेत्र देखें, कौन सा? मालदीव, अमेरिका का मालदीव। तो मालदीव उन दिनों ऐसा था कि
अगर प्राचीन भारत की बात करें तो मालदीव एक ऐसा क्षेत्र था जिसके समुद्र में जो है वो पाई जाती थी कौड़ी, जिनको क्या बोलते हैं, कौड़ी। क्या बोलते हैं, कौड़ी। कौड़ी, जिसको प्राचीन भारत में एक मुद्रा की तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। और ये कौड़ी भी जो है प्राचीन भारत में मालदीव से जो है व्यापार के सिलसिले में ये एशिया तक गई, एशिया यूरोप में। तो ये भी कहीं ना कहीं मालदीव की अगर चर्चा करें तो मालदीव में हम मुद्रा की बात कर सकते हैं कि उस समय जब कौड़ी इस्तेमाल होता था तो ये भी एक दूसरे स्थान गया, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ पा रहा था। तो ये व्यापार के सिलसिले में था, जब व्यापार फल फूल रहा था उस दौरान। और हम देखें कि अपनी खोज में जो है आज के लाखों साल पहले हम देखते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका का दुनिया में कोई संपर्क नहीं था। साथियों, अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस जब गया, उससे पहले अमेरिका का दूर दराज के विश्व के किसी भी देश से नाता नहीं था। लेकिन जब अमेरिका का एक सिल्क मार्ग के माध्यम से या अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस एक नए रास्ते से जब जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खाद्य सामग्री के रूप में भी आई और व्यापार का भी माध्यम एक रहा, क्योंकि आज अगर आप बात करें तो मैक्सिको और पेरू एक ऐसी चीज़ें जहाँ पर बहुत सारी धातुएँ थी, जो कि धातुओं का व्यापार नहीं हो रहा था। तो मैक्सिको और पेरू में बहुत सारी खानें पाई गई, जो कि व्यापार के माध्यम से वहाँ के धातुएं एक देश से दूसरे देश पहुँची। और हम पाएंगे कि 16वीं शताब्दी में लगभग उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें, खनिज पदार्थ, जो कि एक पूरे विश्व के जीवन में परिवर्तन आता है, एक पूरा विश्व में लोगों के जीवन में परिवर्तन देती हैं। तो इस प्रकार से व्यापार जो है काफ़ी डिपेंड रहा। और अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेनिश की, तो हम पाएंगे पुर्तगाली और स्पेनिश की जो सेनाएं थी वो जो है अमेरिका में, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि पुर्तगाली और स्पेनिश जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में खाद्य पदार्थ और इन सब के साथ साथ वो हथियार भी ले जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि वो बिना हथियार के अपनी विजय हासिल कर लेते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लोगों में, वहाँ के अमेरिका के लोगों में वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अगर आपसे कहा जाए कि कोई एलियन, एक दूसरे ग्रह का एलियन अगर आपके ग्रह पर आता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के टेम्परेचर में, जिस ग्रह पर वो रह रहा होगा वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंट होगा, वहाँ की जीवन शैली भी काफ़ी डिफरेंट होगी। और जब वो वहाँ से यहाँ आएगा तो उसे कुछ परिवर्तन करना होगा, या तो अपने शरीर में परिवर्तन करे, अगर नहीं कर पाता है तो उसे यहाँ रहने में काफ़ी दिक्कतें होंगी और हो सकता है वो यहाँ रहने के अनुकूल भी ना हो। तो वही चीज़ होती है कि पुर्तगाली वहाँ से कुछ जैसे कि हमने बताया कि खाद्य पदार्थों के साथ साथ वस्तुओं के साथ साथ वो बीमारी भी ले जाते हैं। और जैसे कि बीमारी होती है चेचक, तो ये जो चेचक बीमारी वहाँ इतनी तेज़ी से फैलती है कि अमेरिका के लोग उसका सामना नहीं कर पाते, और उसका सामना नहीं कर पाते, बहुत सारे लाखों लोग मारे जाते हैं, जिससे स्पेनिश और जो पुर्तगाली थे वो वहाँ पर औपनिवेशिक राज्य स्थापित कर देते हैं अमेरिका में। तो इस प्रकार से विजय होती है उनकी। और हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ना हो और एक तरीके से धार्मिक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिकता भी दिखती है यूरोप में। उस समय पर वहाँ पर लोगों को कड़ा दंड दिया जाता था, जिससे हम देखते हैं कि जब औपनिवेश वहाँ बस जाता है अमेरिका में, स्पेनिश बस्तियाँ बस जाती हैं और जो पुर्तगाली होते हैं वो बस जाते हैं, तो धीरे धीरे करके यूरोपियन जो है अमेरिका की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ रहना आसान होता है उनके लिए।
तो एक तरीके से अगर हम देखें तो एक ये भी सिलसिला सामने आता है कि यूरोपियन क्या करते हैं, यूरोपियन अफ्रीका से कुछ ऐसे गुलामों को इकट्ठा करते हैं, गुलामों को ले जाते हैं और गुलामों को ले जा कर के जो है अमेरिका में काम के सिलसिले में झोंक देते हैं उनको। और इस प्रकार से जो है यूरोपियंस काफ़ी धनाढ्य हो जाते हैं, वहाँ औपनिवेशिक बस्तियाँ बना लेते हैं और काफ़ी धन इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके यूरोपियंस जो है उनकी स्थिति सुधरने लगती है। तो ये चीज़ें वैश्वीकरण में हम देखें तो धीरे धीरे करके भारत और चीन भी उस पीरियड में काफ़ी जो है धनाढ्य थे। तो इस प्रकार से एक बड़ा केंद्र था। हम देखते हैं कि एक ऐसा देश एक ऐसा स्थान जो कि उस पीरियड में दिखाया जाता है कि न्यू ऑर्लियंस, जो कि लंदन के न्यूज़पेपर में निकला था। 1851 में एक चित्र निकला था। 1851 में लंदन में एक न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था। न्यूज़पेपर जो कि एक उसमें जो है गुलामों के खरीद फरोख्त का चित्र था। किसका था? गुलामों की खरीद फरोख्त का चित्र था। खरीद फरोख्त, तो खरीद फरोख्त का चित्र था जिसमें दिखाया जाता है कि उसमें 7 पुरुष होते हैं जो कि एक बेहतरीन ड्रेस पहने हुए होते हैं और उनको ड्रेस पहन करके जो है अच्छी ड्रेस पहन करके उनको खड़े किया जाता है कि ताकि देखने में अच्छे लगे और उनकी कीमत अच्छी लग पाए। तो इस प्रकार से गुलाम, और उसमें दिखाया जाता है उस चित्र में कि महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, 4 महिलाएं भी और 2 बच्चे भी हैं, जिससे साबित होता है कि गुलामों में महिलाएं भी होती थी, बच्चे भी होते थे और पुरुष भी होते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा भूदासत्व, तो एक तरीके से समझिए दास प्रथा एक तरीके से उस समय बहुत कायम थी। तो ये जो है वैश्वीकरण की स्थिति है आज के जो कि आज आपने देखा कि भूमंडलीकरण में आधुनिक युग से पहले जो स्थितियां थीं उसके बारे में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है यात्री दूर दूर से आते हैं और वो व्यापार के माध्यम से आते हैं या फिर वो आध्यात्म के माध्यम से आते हैं, अध्यात्म प्राप्त करने के माध्यम से आते हैं, या फिर वो कुछ आविष्कार करने के माध्यम से आते हैं या आविष्कार देखने के माध्यम से आते हैं। कोई ना कोई ऐसा माध्यम होता है जिस माध्यम से जब वो आते हैं तो वहाँ की परंपरा को भी लाते हैं और यहाँ की परंपरा को भी एडॉप्ट करते हैं, यहाँ की परंपरा को भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे देश में जुड़ाव होता है, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे की आर्थिक महत्व को भी समझा जाता है कि हम जैसे अभी हमने बताया कि यूरोप में उस समय स्थितियां बहुत ही डामाडोल थी, धार्मिक व्यवस्था बहुत ही धार्मिक कट्टरता थी। वहाँ पर हल्की फुल्की गलतियां करने पर भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी, जिससे लोगों को लगा कि यहाँ पर रहना जो है मुनासिब नहीं है और लोग वहाँ से भागने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेरिका में आते हैं और औपनिवेशिक बस्तियाँ बसा देते हैं। तो प्राचीन जो है भूमंडलीकरण के सापेक्ष हम अगर शब्द लिखने को आता है, अगर प्रश्न लिखने को आता है, तो हम सबसे पहले 3 स्थितियां जरूर बताएंगे। एक तो जो कि एक सिल्क मार्ग, जो कि बहुत डिपेंड करता है कि एक देश से दूसरे देश में, चाहे वो धर्म के प्रचार के सिलसिले में हो, जैसे कि हमने ईसाई मिशनरियों को बताया और बौद्ध धर्म के बारे में बताया, और चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो। और व्यापार सिर्फ रेशम का ही नहीं होता था, सिल्क मार्ग उसे कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर व्यापार कई चीज़ों का होता था। जैसे कि भारत से मसाले जाया करते थे और भारत से कपड़े भी जाया करते थे और बहुत सारी वस्तुएं जाया करती थी भारत से। और भारत में भी यूरोपियंस जो है धातुओं के बदले लिया करते थे, तो धातुएं सोना चांदी भी आ जाया करता था, जिस कारण से धीरे धीरे एशिया जो है व्यापार के सिलसिले में एशिया के देश एक दूसरे से जुड़ते रहे। एशिया और यूरोप भी एक दूसरे से जुड़ता रहा, परंपराएं एक दूसरे
में आती जाती रहीं और हमने देखा कि किस प्रकार से खाद्य सामग्री भी डिपेंड करती है। खाद्य सामग्रियों में आपने देखा कि सबसे पहले कुछ नहीं था, जो आजकल बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों में प्रचलित है वर्तमान की स्थिति में, जैसे कि आलू है, जैसे कि हमने देखा शकरकंद, आलू, और हमने मक्का देखा जो कि पहले नहीं था, आज के 500 साल पहले। तो ये स्थितियां खाद्य पदार्थ भी काफ़ी भूमंडलीकरण के सापेक्ष डिपेंड करता है, और सिल्क मार्ग भी बहुत ही डिपेंड करता है, और बीमारी और व्यापार भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से व्यापार के सिलसिले में आए, और धीरे धीरे करके वो वहाँ पर औपनिवेशिक बस्तियाँ बसा लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन लिखने को आता है तो आयरलैंड का भी हम जिक्र कर सकते हैं, आयरलैंड का, और व्यापार में मालदीव का भी जिक्र कर सकते हैं कि वहाँ पर मालदीव के पास जो समुद्र था मालदीव में, तो वहाँ पर कुछ ऐसी कौड़ी निकलती थी जो कि कौड़ी जो कि मुद्रा के माध्यम से चलती थी, विनिमय के माध्यम से चलती थी। तो इस प्रकार से, और हमने देखा कि पेरू और मैक्सिको उन दिनों ऐसी स्थितियाँ थी जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से पहले वहाँ पर धातुएं तो थीं, लेकिन एक देश से दूसरे देश नहीं जा पाती थी। तो हमने देखा कि उसके बाद में जब क्रिस्टोफर कोलंबस गया तो वहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपियंस गए, रास्ता आसान हो गया, और जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक धातुएं जाने लगी। पेरू की बहुत सारी खानें जहाँ से चांदी, खास तौर से चांदी, और जो कि यूरोप की संपदा को काफ़ी डिपेंड करती हैं, यूरोप की संपदा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, और पश्चिम एशिया के साथ उसके व्यापार में जो गति थी पहले शायद धीमी रही, जब ये मार्ग नहीं था तो गति धीमी थी, और व्यापार हो जाने के बाद में, धातुएं पता चल जाने के बाद में लोग धातुओं की तलाश में आने लगे, तो व्यापार को भी गति प्रदान हुई इसके माध्यम से। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक उन दिनों धीरे धीरे करके जब व्यापार बहुत तेज हो गया अमेरिका से और बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा, लोगों में एक तरीके से अफवाह भी फैल गई यूरोपियन लोगों में कि अमेरिका का एक ऐसा देश है जो कि एल डोराडो जिसे बोला जाता है, एल डोराडो। कौन सा देश? एल डोराडो, एल डोराडो। ये एक अमेरिका का ऐसा देश है जिसको लोग सोने का शहर कहने लगे और सोने का शहर मानने लगे, और उसके खोज में बहुत सारे खोजी अभियान भी चलाए गए। यूरोप से जो है अमेरिका आने के लिए बहुत सारे खोजी अभियान चलाए गए, और हमने जो 16वीं सदी के मध्य की बात की कि किस प्रकार से स्पेनिश और जो है पुर्तगाली अपनी सेनाओं को लेकर के सेनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, और वो किस प्रकार से अमेरिका में अपना उपनिवेश बनाना शुरू किए। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि जो द्वीप समूह है, अमेरिका का द्वीप समूह, वो वैश्वीकरण में किस प्रकार से योगदान करता है। तो आप अमेरिका के अगर द्वीप समूह में मालदीव का आप जिक्र कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ें आप बीमारी और व्यापार का भी जिक्र कर सकते हैं, और आप भोजन का जिक्र कर सकते हैं। भोजन में आप कुछ ऐसे वस्तुएं जो कि आलू, सोया, मूंगफली, इनके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, और सिल्क रूट का जिक्र कर सकते हैं। तो ये था भूमंडलीकरण का एक बहुत बड़ा पड़ाव जिसको हम विस्तार से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और साथियों 19वीं शताब्दी की बात करेंगे हम कि उस समय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से उदय हुआ, और 19वीं सदी के आखिर में जो है उपनिवेशवाद की स्थितियां क्या थीं, इनके बारे में हम अगले सेशन में जिक्र करेंगे। तो साथियों हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, और इसी प्रकार से अच्छे बेहतरीन वीडियो जो है आते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहें, लगातार बने रहें, और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।